हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आ गए नेक्स्ट वीडियो लेके। आज का हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा डायफ्राग्राम का स्ट्रक्चर। अब देखो, डायफ्राग्राम को बहुत तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। इसको बोला गया है कि इट हेल्प्स इन द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग एंड इट इज वन ऑफ द प्राइमरी मसल व्हिच इज इन्वॉल्वड इन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। और ये भी बोला गया है कि इट इज बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म दिया गया है कि इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन द मैमल्स। प्रेजेंस ऑफ डायफ्राग्राम इन द मैमल्स कैरेक्टराइज अ मैमल। तो हम लोग देखेंगे कि एक डायफ्राग्राम के स्ट्रक्चर में क्या क्या एक्सटेंशंस है, क्या क्या अटैचमेंट्स है, ये देखेंगे। अब ये देखने के लिए हम लोग को बेसिकली तीन चीज को याद रखना पड़ेगा। क्या क्या तीन चीज? एक देखो, यहाँ पे हम लोग स्टर्नम बनाए हैं। दिस इज द स्टर्नम। अब स्टर्नम का देखो, एक यहाँ पे टंग लाइक प्रोसेस निकला है जिसको बोलते हैं जाइफॉइड प्रोसेस। इट इज कॉल्ड एज द जाइफॉइड प्रोसेस। अब ये जाइफॉइड प्रोसेस को याद रखना पड़ेगा, विच इज द टर्मिनल एक्सटेंशन और द टंग लाइक एक्सटेंशन ऑफ द स्टर्नम। सेकेंड, रिब्स कौन कौन सा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। 7th से 12th रिंग इस यहां तक डायफ्राग्राम जो डोम शेप्ड मसल है, यहां पे ये एक्सटेंड करते हैं। अब इसको देखोगे, अगर बोलोगे कि सर स्टर्नम तो सामने की तरफ, यह स्टर्नम है, यहाँ पे है जाइफॉइड प्रोसेस। और रिब्स का अगर अटैचमेंट करने के लिए बोले तो 7 नंबर से 12 नंबर तक रिब्स का अटैचमेंट होंगे। पर अगर पीछे की तरफ बोले, या अगर पीछे का जो लंबर बोन्स, और लंबर बोन्स कितना है? 5, टोटल 5। तो वहां कहां तक एक्सटेंड करेंगे? L1 से L3 तक। देखो यहाँ पे लिखे हैं लंबर का कहां तक लिंकेज होंगे। लंबर 1 से लंबर 3 तक इसका एक्सटेंशन है। और अगर हम लोग डायफ्राम में एक्सटेंशन बोलेंगे कि रिब्स का कहां से कहां तक? 7 to 12। दैट मीन्स 7 to 12। एंड स्टर्नम का कहां पे अटैचमेंट है? फ्रॉम इन द जाइफॉइड प्रोसेस। स्टर्नल प्रोसेस जो बोलते हैं, टंग लाइक हैंगिंग पोजीशन पे रहते हैं, टर्मिनल ये पोजीशन होते हैं स्टर्नम का, तो उसको बोलते हैं क्या? जाइफॉइड प्रोसेस। तो ये तीन जगह पे ये लिंक्ड है, ये डायफ्राग्राम लिंक्ड है। एंड ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड और यू नीड टू गिव द एम्फसिस कि सर इसका एक्सटेंशन क्यों बोले हैं। कि देखो, हम लोग फिजियोलॉजी तो पढ़ ही रहे हैं, बट थोड़ा एनाटॉमिकल पोजीशन भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सभी थोड़ा फिजियोलॉजी पढ़ के आए हो तो एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन जानने ना बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा तुम लोगों को। ठीक है, सो दिस इज द लिंकेज एंड द एक्सटेंशन and attachment of the diaphragm, which is a dome-shaped muscle, which is also characteristic feature in mammals. And ये characteristic feature in mammals क्या है? क्या बोल रहे हैं हम? बताओ। Presence of diaphragm, है ना? Presence of diaphragm, ये हम लोग बोल रहे हैं। तो हम लोग ये डायफ्राम कहां से कहां तक एक्सटेंडेड होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोला जाता है, ये हम लोग इस डायग्राम से समझ लिए। ठीक है, ये क्लियर है। तो तुमको अगर पूछा कभी कोई कि अच्छा बोलो तो ट्रू रिब का कोई कनेक्शन होंगे डायफ्राग्राम्स के साथ? हाँ होंगे, 7, क्योंकि 1 से 7 नंबर जो रिब है वो क्या है? ट्रू रिब्स। फॉल्स रिब का कनेक्शन होंगे? हाँ होंगे। 8, 9, 10 होता है क्या फॉल्स रिब? तो सिंपल बात है, फॉल्स रिब का टोटल कनेक्शन होंगे। फ्लोटिंग रिब्स का कनेक्शन होंगे 11th एंड 12th रिब। सो ट्रू रिब का 7 द लास्ट ट्रू रिब, 8, 9, 10 फॉल्स रिब, 11th 12th फ्लोटिंग रिब। यहां से यहां तक रिब्स का कनेक्शन होंगे डायफ्राम के साथ। सेकेंड, जाइफॉइड प्रोसेस, दैट इज अ स्टर्नल प्रोसेस। जाइफॉइड प्रोसेस इज अ टंग लाइक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? टंग लाइक प्रोसेस, है ना? इसका क्या बोलते हैं? अटैचमेंट होंगे। और लंबर रीजन को अगर हम लोग पूछे तो कहां से कहां तक एक्सटेंशन होंगे लंबर रीजन का? L1 से L3 तक। क्योंकि लंबर में कितना बोन्स होते हैं बाबा? 5 बोन्स होते हैं, L1, L2, L3, L4, L5। तो वो कहां से कहां तक एक्सटेंड करेंगे अगर लंबर का कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया तो? डायफ्राग्राम L1 से L3 तक। So this is the extension and the attachment of the diaphragm. Now we need to understand certain points. इसका अगर पिक उठा लो, इसमें जो भी लिखा है, जो भी डायग्राम दिया गया है,
ओके, अब देखो नेक्स्ट जो चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, एकदम कुछ स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। जैसे बहुत इंटरेस्टिंग अभी चीज बताने जा रहे हैं। देखो डायफ्राम को तुम्हारा एनसीईआरटी में बोला गया है कि ये एलिवेटेड पोजीशन में, राइट, इट इज इन द एलिवेटेड पोजीशन। एलिवेटेड पोजीशन टुवर्ड्स व्हाट? एलिवेटेड टुवर्ड्स व्हाट? देखो ध्यान से देखो, इवन कंसीडरिंग दिस इज द थोरैक्स और इन डायफ्राम एलिवेटेड टुवर्ड्स द थोरैक्स, इसलिए उसका शेप कैसा हो जाता है? डोम शेप। डोम शेप हो जाता है। मतलब इफ आई एम कंसीडरिंग this is a thorax region, this is the thorax region, और इसके नीचे जो अगर डायफ्राम होंगे, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसका अगर डायफ्राम होंगे, so it is slightly elevated towards the thorax. So, okay, so this is our diaphragm. This is the thorax, and this diaphragm elevated towards thorax. Okay. अब ये भी बोला गया है तुम्हारा एनसीईआरटी में कि एक डायफ्राम क्या होते हैं? दिस इज बेसिकली सॉरी दिस इज बेसिकली होते हैं क्या? फाइब्रस भी होते हैं एंड मस्कुलर भी होते हैं। कोई भी डायफ्राम को दो वहां पे एडजेक्टिव यूज किया गया, बहुत बढ़िया एडजेक्टिव है। देखो कि डायफ्राम को बोला गया है दिस डायफ्राम इज both what? This is muscular as well as fibrous. ये दो टर्म यूज किया गया। क्यों सर बोले गए? What is the reason behind it? बताओ बताओ सर। देख, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना। ये डायफ्राम का अगर हम लोग फ्रंट व्यू देखें ना, सामने से फ्रंट व्यू, तो इसमें towards the periphery क्या है? फाइबर्स है। एंड ये फाइबर्स का कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ये फाइबर्स इनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ये फाइबर्स का ड्यू टू इनवर्ड contraction of fibers, it produces central tendon. अरे शाबाश। तो सेंट्रल टेंडन क्या बन गए? सेंट्रल टेंडन बन गए, सेंट्रल टेंडन बन गए मस्क्यूलर जो मिडिल में है और आउटर फाइबर। सो हेंस इट इज प्रूव्ड व्हाई द डायफ्राम इज कॉल्ड एज बोथ फाइबरस एज वेल एज मस्क्यूलर। तो बेसिकली ये अंदर क्या हो जाएगा गुरु? इसका अंदर हो जाएगा सेंट्रल टेंडन। अब देखो ये सेंट्रल टेंडन, जहां पे सेंट्रल टेंडन बने हैं ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन, इनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फाइबर, वहां पे छोटा सा एक ओपनिंग रहेगा। ये ओपनिंग का नाम क्या है बाबा? कैन यू टेल मी एनीवन? इस ओपनिंग का नाम क्या रहेगा? इस ओपनिंग का नाम है केवल ओपनिंग। क्या नाम है बाबा? केवल ओपनिंग। This is called as the केवल opening. सर इसका काम क्या है? What is the thing is regarding this? लेकिन डायफ्राम को और एक चीज बोला गया है, हम लोग भूल जाते हैं लोग। डायफ्राम को बोला गया है, जो मस्कुलर बोला गया है ना, डायफ्राम इज ऑल्सो नोन एज, एक का मतलब है ऑल्सो नोन एज बाबा, है ऑल्सो नोन एज फ्रेनिक मसल।
क्या बोला जाता है बाबा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्रेनिक मसल। मतलब सर क्या हो गया? तो कांड हो गया। हाँ, कांड ही हो गया, एक्चुअली कांड हो गया। क्यों बोला गया इसको फ्रेनिक मसल? समझो बताओ। अगर हम लोग सीएनएस को कंसीडर करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंसीडर करते हैं, उसमें क्या आ जाता है बोलो तो? सर्जिकल कंट्रोल आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिलके ही तो सीएनएस होता है। अब सीएनएस का सर्विकल वर्टिब्रा का C3, C4, C5 ध्यान से समझना। C3, C4, C5 फ्रेनिक नर्व ओरिजिनेट करते हैं। क्या नाम, क्या ओरिजिनेट करता है गुरु? फ्रेनिक नर्व। अब ये फ्रेनिक नर्व ऐसे पीछे से इस सामने की तरफ से आएंगे, ऐसा करके ना, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से, फ्रॉम द राइट फ्रॉम द लेफ्ट, दोनों तरफ से सामने की तरफ आके डायफ्राम के अंदर घुसेगा। अब घुसेगा तो कैसे घुसेगा? ये केबल ओपनिंग के अंदर से घुसेगी। तो देखो ये C3, C4, C5 से क्या निकल रहे हैं? फ्रेनिक नर्व। ये फ्रेनिक नर्व कैसा आ रहा है? थोरैक्स के सामने से भी, मतलब क्या बोल रहे हैं, ये सामने से ऐसा आ रहा है, राइट ना? राइट से भी आ रहे हैं एंड लेफ्ट से भी आ रहा है, राइट से भी आ रहा है एंड लेफ्ट से भी आ रहा है। और किसके अंदर से घुस गया है? किसके अंदर से घुस गया गुरु? बोलो। फ्रॉम द केबल ओपनिंग। तो फ्रेनिक नर्व गोज inside diaphragm through cable opening from right and left। और सामने की तरफ, पीछे से तो नहीं है, सामने से, इन फ्रंट ऑफ दिस थोरैक्स, मतलब थोरैक्स कैविटी के अंदर से आएगी, अंदर से। इफ आई एम कंसीडरिंग, ये तो बाहर का हाथ पड़ेगा तो थोरैक्स ये जगह गैप बन गया, तो इसके अंदर से घुसे, सामने से घुसे, पीछे से। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? या तो अब देखो, ये जब अंदर घुसेगा, ये जब अंदर घुसेगा, जब पहला राइट या लेफ्ट की तरफ घुसेगा, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब क्या करना है? डायफ्राम को क्या करना है? कॉन्ट्रैक्शन कराना है, राइट ना? डायफ्राम को क्या कराना है? कॉन्ट्रैक्शन कराना है। तो इनिशियली फ्रेनिक नर्व किस किस्म का इंपल्स जनरेट करेंगे? जब अंदर आएंगे वाया द केबल ओपनिंग। ये जो इंपल्स आ रहा है इसको बोलते हैं मोटर इंपल्स। पहले मोटर इंपल्स सेंड करेंगे, मोटर इंपल्स सेंड करेंगे कहां पे? देखो तो पहले कहां पे आ जाएगा? ये मोटर इंपल्स जैसे आ रहा है वो सब पहले सप्लाई करेगा सेंट्रल टेंडन। अब सेंट्रल टेंडन क्या करेगा? अब ये सेंट्रल टेंडन बेसिकली विल give the central tendon will give sensory impulse। क्या देगा? सेंट्रल टेंडन क्या देगा? सेंसरी इंपल्स। सेंसरी इंपल्स देंगे किसको? टू प्लूरा एंड फाइबर। तो देखो, तुमको अगर पूछा गया फ्रेनिक नर्व किस किस्म के इंपल्स देंगे बाबा? मोटर, वो सेंसरी इंपल्स नहीं देंगे। तो फिर सेंसरी, बाकी का जो डायफ्राम का स्ट्रक्चर है, जो फाइब्रस स्ट्रक्चर है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कराने से कौन करेगा? सेंसरी इंपल्स कहां से सेंड होगा? फ्रॉम द सेंट्रल टेंडन। सो दिस इज द थिंग। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग रेस्टिंग पीरियड में भी वो कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेगा? द चेस्ट मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो थोरैसिक एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। थोरैसिक एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बेसिकली ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म जब कराएंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये डायफ्राम क्या हो जाएंगे? पहले तो था डोम शेप, अब हो जाएगा फ्लैट। पहला था क्या? डोम, अब हो जाएंगे फ्लैट। सो ये कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुमको दिमाग में आ सकता है ओ सर कॉन्ट्रैक्ट कराना है, ये है तो ये तो एक्टिव प्रोसेस होगा। डेफिनेटली एक्टिव प्रोसेस होगा, डेफिनेटली एक्टिव प्रोसेस होगा। डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन जब बोलेंगे, when the diaphragm contracts, when the diaphragm contracts, it is basically what kind of process? Active process. It is basically एक्टिव प्रोसेस। अब हम लोग जानते हैं एक्टिव प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए, एंड एनर्जी कौन जनरेट करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस एक्टिव प्रोसेस
बेसिकली इन द डायफ्राग्राम को किस किस्म का माइटोकॉन्ड्रिया होंगे? रेटिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया। ओ सर, रेटिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या हो गया, बताओ सर। अब इतना खुद को ज्ञानी बोल रहे हो तो मैं मुंह नहीं एक्चुअली, आई जस्ट वांट टू हेल्प पीपल। जैसे जो रेटिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहे हो ये क्या है? रेटिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया मतलब है नेटवर्क ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एक नेटवर्क है, रेटिकुलर शब्द का मतलब ही क्या है? नेटवर्क है। स्कैटर्ड फॉर्म में डायफ्राग्राम में नहीं रहेंगे, एक के साथ एक जुड़ा हुआ नेटवर्क बना लेंगे और वहीं से क्या हो जाएगा बाबा? वहीं से एनर्जी जनरेट होंगे। ठीक है, वो जब स्ट्रेनस एक्सरसाइज भी करोगे ना तब भी यही रेटिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होंगे बाबा? बोलो क्या होगा? एनर्जी जनरेट होंगे। सो दिस इज basic thing on how the diaphragm contract, why it is called the phrenic muscle. phrenic muscle से किस किस्म का सिग्नल? ओनली मोटर। सेंसरी कहां से जाएगा? बाकी का डायफ्राग्राम का जो मसल है कहां से जाएगा सर? सेंट्रल टेंडन से। सेंट्रल टेंडन कैसे बनेंगे? ड्यू टू द इनवेजिनेशन ऑफ द फाइब्रस मसल, है ना, है ना। तो वो के सेंट्रल टेंडन। सर ये नर्व कहां पे कैसे करके घुस रहा है डायफ्राग्राम के अंदर? केबल ओपनिंग के सहारे जो सेंट्रल टेंडन के बीच में है। ऑल्सो सर कहां से घुस रहा है? सामने से, थ्रू द थोरेसिक कैविटी, थ्रू द थोरेसिक कैविटी। सामने से, ये अगर थोरेसिक कैविटी इसके अंदर से घुस रहा है, पीछे से नहीं घुस रहा है। क्लियर है? और तो यहाँ पर तुम लोग समझ में आ गया होगा माइटोकॉन्ड्रिया किस कैसे होगा? रेटिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया होगा एंड डेफिनेटली दिस माइटोकॉन्ड्रिया विल नॉट बी स्कैटर्ड। ये माइटोकॉन्ड्रिया नॉट स्कैटर्ड, इधर उधर फैल के नहीं रहेगा, नेटवर्क बना। ठीक है, सो ये समझ में आ गया होगा तुमको कि कैसे करके ये डायफ्राग्राम काम करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन एज वेल एज द एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन जब करेंगे वो तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में बताने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना है, वो है कि आज डायफ्राम के बाद देखो बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो मुझे समझाना था, सिखाना था, मैं सिखा दिया। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर हम लेक्चर क्रिएट नहीं करेंगे। इसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में चले जाएंगे, वहां का कुछ कोर कॉन्सेप्ट दिखाएंगे। सर यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट का अंदर तो आया ही नहीं। यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्यूम कैपेसिटी, स्पायरोमेट्री, स्पायरोग्राम, स्पायरोमीटर, इसका डिफरेंसेस ये सब तो बोले नहीं सर। तो देखो हम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो सब कुछ यहाँ पे दिखा देंगे, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तुम लोग डिफरेंशिएट कर पाओगे कि आगे क्या किस किस्म का चीजें तुमको मिल सकता है फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये बात हो गया हम लोग का डायफ्राग्राम के ऊपर जो भी चीजें हैं उसके ऊपर हम लोग बात किए हैं। अब एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, कैसे? कौन सा सर बताओ ना सर। यहाँ पे मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं इसको अगर तुम लोग इसका स्नैप लेक्चर लेना चाहते हो ले लो। इसके बाद हम एक और चीज रिगार्डिंग डायफ्राग्राम बोल देंगे, इसका एक स्नैप ले लो अगर इट इज पॉसिबल फॉर यू। ओके, तो इसके बाद देखो डायफ्राग्राम के बोला है तुम्हारा बुक में कि पंक्चरिंग ऑफ द डायफ्राम लीड्स टू फेटेलिटी, है ना। तो बाबा इसका एक ऑर्डर होता है, पंक्चर हो गया, मर गया, ना होगा नहीं हो। अब देख बोला गया है, टर्म दिया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग टर्म भी है। बोला गया है कि पंक्चरिंग ऑफ डायफ्राम डायफ्राम लीड्स टू क्या होगा? डायफ्राम में पंक्चर हो गया, कोई भी प्रोपोजिशन में अगर पंक्चर हो जाएगा, दो तीन चीज एब्सोल्युटली दिमाग में बैठा क्या कांड होने वाला है। अब देखो डायफ्राग्राम एक ऐसा मसल है which divides the thoracic cavity from the abdominal cavity, है ना। ध्यान से लो, if I'm considering this is the thorax,
बीच में है कौन, डायफ्राम, नीचे है कौन, एब्डोमेन, एंड दिस इज द डायफ्राम। अब होगा क्या, बोल रहा है कि अगर इसमें डायफ्राम में अगर पंक्चर हो गए, देखो ये पंक्चर जोन अगर हो, इफ इट इज पंक्चर, तो क्या होगा। अब देखो एब्डोमेन में तो बहुत सारा हम लोग का गट का सब कुछ चीजें हैं, जैसे देखो बहुत सारी चीजें, लीवर है, पैंक्रियास है, बहुत सारी चीज है, इंटेस्टाइन्स है। एक चीज होगा पर फालतू चीज होगा, उसको बोलते हैं पंक्चर्ड। इट कैन लीड टू, पहला डायफ्रागमेटिक हार्निया, वो सारी क्या हो गया। अब देखो जैसे पंक्चर होगा, एब्डोमेन में जो भी कंटेंट है, एब्डोमिनल अगर कंटेंट बोलते हैं, एनी एब्डोमिनल कंटेंट, एनी एब्डोमिनल अच्छा ठीक है, स्पेलिंग भी एब्डोमिनल कंटेंट, जैसे ये पंक्चर हो जाएंगे, ये एब्डोमिनल कंटेंट ना ऊपर की तरफ आ जाएंगे। देखो ये ऊपर की तरफ आ जा रहा है, ये एब्डोमिनल कंटेंट डायफ्रागमेटिक अगर हार्निया हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, एब्डोमिनल कंटेंट मूव्स इनटू thoracic रीजन। अब हम चीज ऊपर की तरफ घूमते, थोरेसिक रीजन, थोरेसिक रीजन में गार्गलिंग साउंड सुनाई देगा, एक गार्गलिंग साउंड सुनाई देगा। Therefore produces a gargling sound in थोरस। यहाँ पे तक उठ के आ गया ये सब चीजें, तो यहाँ पे आवाज देना शुरू कर देगा, ये एक चीज हो। दूसरा चीज, अब डायफ्राम क्या कर रहा था, नॉर्मली it was regulating or it was actively present in the mechanism of breathing, है ना। अब ये पंक्चर हो गया तो फिर क्या कांड होने वाला है, ये हो गया डायफ्रागमेटिक हार्निया। एक चीज हो गया यहाँ पे पॉइंट 1। दूसरा सेकेंड, डिस्पनिया। सर डिस्पनिया का मतलब क्या है, डिस्पनिया का मतलब होता है व्हेन यू फेस ट्रबल इन ब्रीदिंग का ट्रबल होगा। डिस्पनिया मीन्स ट्रबल ब्रीदिंग, ऑक्सीजन कम अंदर आएंगे, हाइपोक्सिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरु, हाइपोक्सिया हो जाएगा। तो ये सब कंडीशन हो जाएगा, दिस विल अल्टीमेटली लीड्स टू फेटालिटी। ये सब कुछ कंडीशंस होने के बाद ही क्या हो जाएगा, आफ्टर ऑल दिस व्हाट विल हैपन गुरु, टेल मी, फेटालिटी। तब पेशेंट को बचाना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, फंक्शनिंग ऑफ डायफ्राम से क्या कांड हो सकता है, डायफ्रागमेटिक हार्निया, डिस्पनिया, हाइपोक्सिया, एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू द fatality of the patient who has encountered in the puncture of the diaphragm. So hope you have understood this proposition, hope you have understood all the things and the inner concept of the diaphragm. इसके बाद हम लोग क्या बोले हैं कि हम लोग कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी में तो चले जाएंगे, हर टॉपिक से ना थोड़ा थोड़ा करके कुछ कॉन्सेप्ट वीडियो हम देखते रहो, हेल्प हो रहा है शायद, एंड इसका भी एक क्लिक तुम उठा सकते हो। थैंक यू।